नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट, सॉट्जम। पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा, डीटीएस। टीएस 5 पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पर्यटन। खंड 1 हमारा पर्यावरण एक परिचय। इकाई 3 विश्व के जीवों। 3.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि जीवों की संकल्पना का अर्थ क्या है, विश्व के स्थलीय व जलीय जीवों और अपने देश में पाए जाने वाले जीवों की क्या विशेषताएं हैं, जलवायु और जीवों के मध्य क्या संबंध है, प्रत्येक जीवों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। 3.1 प्रस्तावना। पिछली इकाई में हमने पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अन्योन्य क्रिया और अन्योन्याश्रय का अध्ययन किया। हमने ये भी पढ़ा कि जीवन केवल जीवमंडल में पाया जाता है और जीवमंडल में विविध प्रकार के भूदृश्य, वनस्पतियां और जंतु समुदाय पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र हरे भरे वनों से घिरे हो सकते हैं और कुछ दूसरे क्षेत्र केवल मरुस्थल हैं या हिम से ढके हुए हो सकते हैं। हमारे ग्रह पर इस भूदृश्य में विविधता का क्या कारण है? सामान्य रूप से हम कहते हैं कि इन क्षेत्रों की जलवायु में भिन्नता ही इस विविधता का कारण है। जिन क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, वहां धरातल और मिट्टी में भी समानता होती है। उनमें एक जैसे पौधे और समरूप जंतु पाए जाते हैं। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें, जैसे केरल के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में बड़ी पत्तियों वाली ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं, जिनमें बहुरंगी चिड़ियां और तितलियां उड़ती रहती हैं। हजारों मील दूर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वन बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं। हालांकि पास से निरीक्षण करने पर पता चलता है कि यहाँ वृक्षों की जातियां, चिड़ियों और तितलियों की किस्में केरल के वनों से भिन्न हो सकती हैं। यह विस्तृत, अलग और सरलतापूर्वक पहचान लिए जाने वाले संगठन या समुदाय जिनमें विशेष प्रकार की वनस्पति समूह और जंतु समूह पाए जाते हैं, परिस्थिति विज्ञानियों द्वारा जीवोम, बायोमी के नाम से पुकारे जाते हैं। ये जीवोम सामान्य रूप से वहां सर्वाधिक पाए जाने वाली पौधों की जातियों या समुदायों के नाम से ही पुकारे जाते हैं। विश्व के जीवों के विषय में बात करते समय हमें याद रखना चाहिए कि प्रमुख सामुदायिक संगठनाओं में महाद्वीपों के अतिरिक्त महासागरों, नदियों और झीलों के जल भी सम्मिलित है। अतः इस इकाई में हम स्थलीय जीवों और साथ ही विशाल जलीय जीवों का वर्णन करेंगे। दो पड़ोसी जीवों के मध्य सीमा रेखा विविक्त अथवा स्पष्ट शायद ही कभी होती हो, बल्कि वे जीवों अंतर्वर्ती क्षेत्र, जो इकोटोन कहलाता है, के द्वारा मिले होते हैं। इस अंतर्वर्ती क्षेत्र में आसपास के जीवों की अपेक्षा सामान्यतः अधिक विविधता वाली जातियां पाई जाती हैं और उनका घनत्व भी अधिक होता है। इस इकाई में हमने विश्व के प्रमुख जीवों और उसके बाद भारतीय क्षेत्र के जीवों का वर्णन किया है। इनमें हमने विशेष जीवों की भौतिक परिस्थितियों और जैविक समुदायों का संक्षिप्त वर्णन किया है। इस इकाई का अध्ययन कर लेने के बाद आप जैवमंडल में विविधता के महत्व को समझ सकेंगे और आगे आने वाले खंड में मानवीय हस्तक्षेप पर परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मंच तैयार हो जाएगा। 3.2 विश्व के स्थलीय जीवों। चित्र 1 में विश्व के प्रमुख स्थलीय जीवों को दर्शाया गया है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्राथमिक कारक जो जीवों की रचना को प्रभावित करते हैं, वे हैं जलवायु, जैसे वर्षा, तापक्रम, हवाएं और किसी भी मौसम की आत्यंतिकता जैसे बेहद सर्दी या गर्मी। इनके अतिरिक्त स्थलाकृति और प्रकाश भी महत्वपूर्ण कारक है। इनमें से वर्षा प्रमुख प्रतिबंधक है, जिसके कारण जीवों मरुस्थल होता है या घास का मैदान या फिर कोई वन। यदि औसत वार्षिक वर्षा 25 सेमी
से कम हो तो वह क्षेत्र मरुस्थल होगा और उसमें वनस्पति बहुत कम होगी, चाहे यह औसत तापक्रम और प्रकाश तथा मिट्टी की किस्म कुछ भी हो। अगर क्षेत्र में साधारण औसत वर्षा 25 से 75 सेमी प्रति वर्ष हो तो वह घासस्थल होगा। यदि वर्षा औसत प्रतिवर्ष 75 सेमी से अधिक हो तो वहाँ वन होगा। फिर भी औसत तापक्रम और औसत वर्षा मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि किसी क्षेत्र का मरुस्थल, वन या घास स्थल किस किस्म का होगा। चित्र 1। विश्व के स्थलीय जीवों को वनस्पति की चरम अवस्था के आधार पर पहचाना जा सकता है। ध्यान दीजिए कि टुंड्रा और टैगा मोटे रूप से विश्व के चारों ओर एक पेटी के समान विस्तृत हैं। अन्य जीवों के वितरण में निरंतरता कम है। स्टार एवं टेगार्ट 1987 पर आधारित। यदि आप चित्र 2 को देखें तो आप अनुभव करेंगे कि स्थलीय जीवों उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित दिखाई देते हैं। रोचक बात यह है कि किसी भी भौगोलिक स्थान पर ऊंचाई में परिवर्तन के साथ ही जलवायु और वनस्पति भी बदली हुई दिखाई देगी। अतः किसी पर्वत के आधार पर जटिल वनस्पति पाई जाएगी और जैसे जैसे हम चढ़ाई पर ऊपर चढ़ेंगे वनस्पति विरल होती मिलेगी और पर्वत की शिखर पर टुंड्रा जैसे क्षेत्र मिलेंगे जहां मॉस और लाइकेन प्रभावी रहते हैं। चित्र 2। तुंगीय विविधता प्रायः अंशांशीय विविधता की प्रतिबिंब प्रतीत होती है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। आइए अब हम ये कल्पना करें कि आपके पास विश्व भ्रमण के लिए समय और साधन दोनों हैं और उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर यात्रा करने की योजना है। इस यात्रा में आप सामान्य रूप से कौन-कौन से जीवों से होकर गुजरेंगे? आप विश्व के जीवों की अपनी यात्रा उत्तरी ध्रुव के समुद्र पर प्लवमान हिमखंडों से आरंभ कर सकते हैं। ये एक उजाड़ शीत प्रदेश है। जब आप और दक्षिण की ओर आएंगे तो आप आर्कटिक टुंड्रा पहुंचेंगे जहां समुद्र धरातल से मिलता है। यही अत्यंत उत्तरी जीवों है। अगर आप दक्षिण में और आगे भूमध्यरेखा की ओर बढ़ें तो आप जिन जिन जीवों से गुजरेंगे वे क्रमश टैगा, टाइगा कोंडारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्ट, मरुस्थल, घास स्थल और अंतः ग्रह के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। आइए अब हम विश्व के प्रमुख जीवों की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करें। हम टुंड्रा से प्रारंभ करेंगे जो सबसे कम जटिल जीवों है। 3 फरवरी 2001 टुंड्रा हमारे ग्रह का अत्यंत उत्तरी जीवों आर्कटिक टुंड्रा है जिसके उत्तर में ध्रुवी हिमच्छद आइस कैप्स और दक्षिण में वन है। यह उनके मध्य वृक्षरहित आर्द्र प्रतिध्रुवी सरकम्पोला पट्टी के रूप में स्थित है। इसके प्रमुख पौधे लाइकेन, घासेन, सेज और वामन काष्ठीय ड्वार्फ वुडी पौधे हैं। वृक्षों का अभाव होते हुए भी जंतु धरातल, वायु और निकटवर्ती महासागर में पाए जाते हैं। प्रत्येक अक्षांश के ऊंचे पर्वती पर इसी प्रकार के जीव समुदाय पाए जाते हैं जिनसे एल्पाइन टुंड्रा की रचना होती है। यहाँ जलवायु बहुत ठंडी है और वर्धन काल बहुत छोटा होता है। मिट्टी वर्ष के अधिकांश समय में हिमीभूत रहती है और आर्कटिक टुंड्रा के छोटे ग्रीष्मकाल में मिट्टी की 0.5 मीटर ऊपरी परत ही पिघलती है। चित्र 3। इसके नीचे की स्थायी रूप से जमी मिट्टी स्थायी तुषार भूमि पर्माफ्रॉस्ट कहलाती है। ग्रीष्मकाल में आप केरिबू के समूह, मुर्गाबियों के झुंड और मच्छरों के दल देख सकते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वहाँ पौधों और प्राणियों की बहुत कम जातियां पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ मौसम ही इतना कठोर होता है। संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि वर्धन काल ग्रोइंग सीजन बहुत छोटा होते हुए भी उस मौसम में काई, लाइकेन, कुछ घासें और जल्दी उगने वाले पौधे भूदृश्य पर छाए दिखाई देते हैं। प्रवासी पक्षियों के झुंड ग्रीष्म काल में अपने चूजों के पालन पोषण के लिए टुंड्रा में उतर पड़ते हैं और ग्रीष्म काल की समाप्ति पर दक्षिण की ओर उड़ जाते हैं।
कुछ सामान्य रूप से वही निवास करने वाले जंतुओं में से कस्तूरी मृग, ध्रुवीय भालू, भूरा रीछ, भेड़िए, बर्फीले उल्लू, उत्तर ध्रुवीय खरगोश, मिंक और वीजल आदि प्रमुख जंतु हैं। टुंड्रा एक बहुत ही नाजुक पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि वहाँ जैव पदार्थों के अपघटन की दर बहुत धीमी है। अतः पौधे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और टुंड्रा किसी विघटन से उभरने में काफी समय लेता है। 3.2 दो शंकुवृक्षी वन और टैगा। जब आप टुंड्रा से दक्षिण की ओर यात्रा प्रारंभ करेंगे तो आपका प्रवेश शंकुवृक्षी वनों कॉनिफरस ओरेस्ट्स की परिध्रुवी पेटी में होगा जो उत्तरी अमेरिका से यूरेशिया तक विस्तृत है और टैगा टाइगा के नाम से प्रसिद्ध है। ये शब्द टैगा रूसी शब्द है जिसका अर्थ है आदिम युगीन वन। टैगा झीलों, दलदलों और कच्छों मार्शेस का प्रदेश है। जलवायु ठंडी है, यहाँ शीत ऋतु लंबी और ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। प्रमुख वृक्ष शंकुधारी जैसे स्प्रूस, फर और चीड़, चित्रचार हैं जिनकी पत्तियां सुई के समान होती हैं, जो शीतकाल की अत्यधिक ठंडक को सहन कर सकती हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष पशु मूस, भेड़िए, लिंक्स, भालू ग्रेजे आदि हैं। इनमें से अधिकांश शीत ऋतु में जीवित रहने के लिए शरीर में एकत्र वसा पर ही निर्भर रहते हैं। 3.2 3 शीतोष्ण पर्णपाती वन। टैगा के और दक्षिण में आपको ग्रह का शीतोष्ण क्षेत्र मिलेगा। इस क्षेत्र में औसतन सामान्य तापमान अनुभव किया जाता है। वर्ष में 4 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी और शीत ऋतु बहुत कठोर नहीं होती है और वर्ष भर व्यापक वर्षा होती है। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्ष यहाँ की प्रमुख वनस्पति है जिनमें बलूत, हिकोरी, मेपिल, पॉपुलर, बीच और साइकामोर आदि वृक्ष हैं जो अपनी पत्तियां गिराकर और प्रसुप्त अवस्था में रहकर शीत ऋतु में भी जीवित रह जाते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र विश्व के अत्यधिक उत्पादी क्षेत्र हैं जिसमें अत्युत्तम कृषि भूमि पाई जाती है। आपको याद होगा कि धीमी गति से पदार्थों के अपघटन के कारण टुंड्रा की मिट्टी खराब है, किंतु शीतोष्ण क्षेत्र में अपघटन नियंत्रित है, अतः मिट्टी अधिक उर्वर है। ये वह क्षेत्र है जहां वृक्षों की अपेक्षा प्राकृतिक झाड़ियों की अधिक प्रधानता है। ऐसे क्षेत्रों में जहां भूमध्य सागरीय प्ररूपी जलवायु पाई जाती है, अर्थात गर्म शुष्क ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत में झाड़ियां पास पास और उगती हैं, जिनकी पत्तियां चर्म के समान चिकनी मोटी होती हैं। ऐसे ही गुल्म प्रदेश, स्क्रबलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के तटीय पर्वतों पर, चिली में, अफ्रीका के निचले सिरे पर और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अमेरिका में ऐसे वनस्पति समुदाय को चैपेरल, चैपरल या बांज वन कहते हैं। इनमें आग लगना सामान्य बात है और पौधों तथा प्राणी इसके अनुसार अनुकूलित होते हैं। 3 फरवरी 2005 घासस्थल। उत्तरी गोलार्ध के विशाल मैदानों में घासस्थल ग्रासलैंड बड़े क्षेत्र पर विस्तृत दिखाई देते हैं। ऐसे घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, एशिया में स्टेपीज स्टेप्स और दक्षिणी अमेरिका में पैम्पास कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे घासस्थल देश भर में फैले मरुस्थल के बराबर है। कभी-कभी घासस्थल मरुस्थलों में विलीन हो जाते हैं। घासस्थल की प्रधानता वाले क्षेत्रों में वर्षा लगभग 25 से 100 से मी होती है, जो तापक्रम और मौसमी वितरण पर निर्भर है। घासस्थल उन स्थानों तक सीमित है जहां वर्षा की मात्रा वनों के लिए अपर्याप्त और मरुस्थलों से अधिक होती है। एक और कारण है जिससे घासस्थल वन में परिवर्तित नहीं हो पाते और वह है अक्सर लगने वाली प्राकृतिक आग। घासस्थल चराई करने वाले पशुओं के लिए अच्छी चरागाह है। घासस्थलों में मृदा अच्छी और उर्वर है। हमारे आज के बहुत से खाद्यान्नों के पौधे, अनाज, इन्हीं जंगली घासों से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा विकसित हुए हैं
और ये नई खाद्यान्नों की जातियों के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आनुवंशिक संग्रह है। घास स्थलों को घासों की आपेक्षिक ऊंचाइयों के अनुसार 3 संवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंची घासें 1.5 से 2 मीटर, मध्यम ऊंचाई की घासें 30 से 60 सेमी, छोटी घासें 3 से 16 सेमी। घासस्थलीय जीवों सामान्यतः शाकाहारियों जीवों की एक बड़ी संख्या का निर्वाह करते हैं, जबकि ग्राह मांसाहारी जीव बहुत कम हैं, जैसे काइयोट, वीजल, बिज्जू लोमड़ियों, उल्लू और रैटलसर्प आदि। 3 फरवरी 2006 मरुस्थल। शीतोष्ण प्रदेश में यात्रा करते समय पर्वतों और घासस्थलों के बीच ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जो बहुत शुष्क और जीवन के लिए प्रतिकूल हैं। ये मरुस्थल है। चित्र 8। यदि आप अपनी यात्रा दक्षिण की ओर जारी रखें, तो 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों में आपका सामना मरुस्थल से होगा। मरुस्थल अशरण्य स्थानों का चित्र प्रस्तुत करते हैं, किंतु वास्तव में वे बहुत विविध हैं। विश्व का विशालतम मरुस्थल सहारा है। उसके बाद विशाल ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल का स्थान है। इनका पर्यावरण अत्यधिक शुष्क है और 30 सेमी से भी कम वर्षा होती है। कभी-कभी कुछ अधिक वर्षा होती है, किंतु असमान वितरण होता है। मरुस्थलों में दिन का तापमान अधिक होता है, वर्षा और आर्द्रता कम होती है, किंतु ठंडे उत्तरी मरुस्थल भी हैं, जहां शीतकालीन हिम वर्षा सामान्य है, उदाहरणार्थ तिब्बत और बोलिनिया। फिर भी सारे मरुस्थल दिन और रात के तापक्रमों में बहुत बदलाव का प्रदर्शन करते हैं। मृदा बलुई या लवणीय होती है। शुष्कतम मरुस्थल सहारा, जहां वर्षा 3 सेमी प्रति वर्ष से भी कम होती है, बहुत कम जीव संख्या का निर्वाह कर पाता है, किंतु ऐसे मरुस्थल जहां मौसम कम कठोर है, ऐसे प्राणियों का पालन पोषण करते हैं जो वहां के मौसम के अनुसार अनुकूलित हैं। 3 प्रकार के पादप जीवरूप लाइफ फॉर्म्स मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अनुकूलित हैं। 1. एकवर्षीय पौधे एन्युअल्स, जो जलाभाव से बचने के लिए उसी समय उगते हैं जब पर्याप्त आर्द्रता हो। 2. मांसलोद सक्युलेंस, जैसे कैक्टस, जो जल भंडारण के लिए अनुकूलित है और संचित जल को लुप्त होने से बचाते हैं। 3. कठोर मरुस्थली क्षुप, जिनके तने छोटे, शाखाएं और पत्तियां मोटी किंतु कम होती हैं। मरुस्थल के पशु मुख्यतः संधिपाद प्राणी, आर्थ्रोपॉड्स, सरीसृप, रेप्टाइल्स, स्तनी और पक्षी हैं। विशालकाय पशु सामान्य रूप से नहीं पाए जाते हैं। छोटी लोमड़ियां, छोटे कृंतक ही प्रमुख स्तनी प्राणी हैं। शाकाहारियों में कीड़ों की प्रधानता है। विभिन्न प्रकार की कीटाहारी छिपकलियां सामान्य रूप से देखी जाती हैं। लगभग सारे पशु अपने क्रियाकलाप प्रातःकाल या फिर सूर्य अस्त होने के बाद तक ही सीमित रखते हैं। मरुस्थली मृदा पोषकों की दृष्टि से धनी होती है, किंतु जल का अभाव प्रतिबंधक है। यदि मरुस्थली जीवों को जल उपलब्ध करा दिया जाए तो उनमें बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश प्रचुर है। 3 फरवरी 2007 उष्णकटिबंधीय सवाना। मरुस्थलों से होकर जब आप उष्णकटिबंधी ट्रॉपिकल प्रदेशों में प्रवेश करेंगे तो आपको सवाना सवैन जीवों मिलेगा, जो घास के मैदान और वृक्षों के झुरमुट का सम्मिश्रण है। ये विशेष प्रकार के घासस्थल अक्सर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के किनारों पर होते हैं। जलवायु गर्म होती है और वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेमी है। मौसम शुष्क रहता है और शुष्कता की अवधि लंबी होती है, जिसमें आग का लगना एक सामान्य बात है। वर्षा का कोई समय नियमित नहीं होता है। इस घासस्थल में वृक्ष इधर-उधर उगे रहते हैं और इसीलिए सवाना के किसी भाग में भी ऊपर घने होकर कैनोपी के रूप में दिखाई नहीं देते। चित्र 9। वृक्षों की ऊंचाई 20 मीटर तक पाई जाती है, जिसमें मोटी पर्णपाती या सदाबहार एवरग्रीन पत्तियां होती हैं।
घासें 1 से 1.5 मीटर तक ऊंची होती हैं और नाना प्रकार के चराई वाले पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति करते हैं। सबसे बड़ा सवाना अफ्रीकी महाद्वीप में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका में भी सवाना पाए जाते हैं और विश्व के लगभग 8% धरातल को घेरे हुए हैं। इस जीवों के प्रमुख पशु बड़े चराई वाले पशु हैं, जैसे जिराफ, बारहसिंगा, हाथी, भैंसा और परभक्षी जैसे सिंह और चीता आदि। 3.28 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अपनी अंतिम मंजिल भूमध्य रेखीय प्रदेश पर पहुंचने से पूर्व आपको मार्ग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट्स या मौसमी वन मिलेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी अफ्रीका और प्रशांतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। यहाँ वर्षा अधिक होती है, कभी कभी उष्णकटिबंधीय वनों से भी अधिक, किंतु मौसम के अनुसार ही होती है। इस क्षेत्र में बहुत स्पष्ट नमी और शुष्कता का समय होता है और इसी प्रकार शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु भी स्पष्ट होते हैं। मृदा भूरे रंग की और पोषकों में धनी होती है। चित्र 10। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। वनस्पति में ऊर्ध्वाधर स्तरण काफी सरल है, जिसमें वृक्षों के नीचे कई स्तरीय वृक्ष न होकर केवल एक ही स्तर के पौधे पाए जाते हैं। वृक्ष एक मौसम में पत्ते गिरा देते हैं, किंतु धरातलीय वनस्पति सदाबहार बनी रहती है। टीक और साल वन इस प्रकार के जीवों के अच्छे उदाहरण हैं। वृक्ष 20 से 30 मीटर ऊंचे होते हैं, किंतु कभी-कभी 40 मीटर से भी ऊंचे निकल जाते हैं। बांस भी इस क्षेत्र की एक चरम झाड़ी है। 3 फरवरी 2009 उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जैसे ही आप भूमध्य रेखा पर पहुंचेंगे तो जलवायु अधिक गर्म होती जाएगी और मौसमी उतार चढ़ाव कम होता हुआ मिलेगा। परिणामस्वरूप वर्ष भर जलवायु एक जैसी ही रहती है। ये उष्णकटिबंधी प्रदेश जीवन से भरपूर है और इसमें हजारों प्रकार के पौधे और प्राणी देखे जा सकते हैं, हालांकि किसी विशेष जाति की प्रधानता नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, भूमध्य रेखा के दोनों और दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, दक्षिण मध्य अमेरिका और उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तापक्रम और आर्द्रता बहुत अधिक होती है और हमेशा बनी रहती है। वर्षा साल भर पड़ती है और वार्षिक औसत 200 सेमी से अधिक है। मिट्टी में पोषकों का अभाव है, क्योंकि अपघटन के अत्यधिक ऊंचे दर के बावजूद पोषक मिट्टी में ठहर नहीं पाते। वे तीव्रता के साथ या तो पौधों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं या वर्षा का जल उन्हें बहा ले जाता है और मिट्टी कृषि हेतु लगभग बेकार हो जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पृथ्वी की सतह के लगभग 7% क्षेत्र है, किंतु अनुमानतः 40% पौधों और प्राणियों की जातियां इनमें निवास करती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के पौधे हमारे लिए परिचित और अपरिचित दोनों हैं। परिचित इसलिए हैं कि अधिकांश शोभाकारी पौधे जो हमारे घरों और कार्यालयों में उगाए जाते हैं, वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के ही हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की वनस्पतियों में बहुत स्पष्ट स्तरण पाया जाता है। इन वनों में ऊंचे वृक्षों का प्रभुत्व है। ये पतले तनों वाले 25 से 30 मीटर ऊंचाई तक पहुंचते हैं और एकदम उनसे शाखाएं फूटकर छतरीनुमा वितान, कैनोपी बनाती हैं, जिसमें चिकनी मोटी सदाबहार पत्तियां घनापन प्रदान करती हैं। ये वितानावरण अधिकांश प्रकाश को रोक लेता है, जिससे वन की धरातल काफी हद तक वनस्पति रहित हो जाती है। मौसम का कोई भी समय हो, कुछ वृक्षों में या तो फूल आ रहे होते हैं या फल उग रहे होते हैं। इनमें अधिपादपों, एपिफाइट्स और कठलाताओं, लियाना की प्रधानता है। जहाँ जहाँ वितानावरण में से धूप छनकर धरातल तक पहुँच पाती है, वहाँ धरातलीय वनस्पति की कई परतें देखी जा सकती हैं, जैसे झाड़ियाँ, बूटियाँ, पर्णाग और काई।
इस जीवों में जंतुओं की असंख्य जातियां दिखाई देंगी, जिनमें से कई जातियों इस वितानावरण के विभिन्न स्तरों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है। जंतुओं में कीड़ों और पक्षियों की प्रधानता है। पनामा में एक बहुत छोटे 6 वर्गमील में विस्तृत द्वीप बैरो कोलोराडो बरो कोलोराडो में कीड़ों की 20,000 जातियां हैं। इन वर्षावनों में जंतुओं के लिए फल और दीमक प्रधान आहार है। इस बहुत रोचक जीवों में रंग बिरंगे पक्षियों की अनगिनत किस्में जैसे धनेश, हॉर्नबिल, तोते और टोकेन के अतिरिक्त बंदर और परभक्षी बिल्ली जातियों का निवास है। 3 जलीय जीवों। यदि आप कोई एटलस या ग्लोब देखें तो आप पाएंगे कि पृथ्वी की अधिकतर सतह लगभग 71% महासागरों के जल से ढकी है। जल स्तर के नीचे विविध प्रकार के जीवों और उनके निवास स्थानों का एक पूरा संसार बसा हुआ है, जिसकी विविधता की तुलना किसी भी स्थलीय जीवों से की जा सकती है, किंतु वह आपको स्थलीय जीवों से उतनी ही भिन्न लगेंगी जैसे किसी अन्य विश्व की जातियां हो। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों की किस्मों और संख्याओं को प्रभावित करने वाले कारक जल की लवणता और समुद्र की वह गहराई जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। इनके अतिरिक्त जल में घुलती हुई ऑक्सीजन और जल का तापक्रम भी प्रभाव कारक है। विश्व में जल के वितरण को लवणता के स्तर के आधार पर 2 प्रकारों में अलग किया जाता है, अलवण जल और समुद्री जल। हम पहले अलवण जल के जीवों का अध्ययन करेंगे। 3 मार्च 2001 अलवण जलीय जीवों। अलवण जलीय जीवों में उसमें घुले हुए लवणों की अल्प मात्रा ही उसकी विशिष्टता है। अलवण जल वह होता है जिसमें घुले हुए नमक की मात्रा लगभग 0.005% होती है। अलवण जीवों में स्थिर जल के आंतरिक जलराशि जैसे सरोवर, जलाशय, तलैया, जलस्थल और प्रवाहित जल जैसे सरिताएं और नदियां आदि सम्मिलित हैं। इन जलाशयों की प्रकृति जलवायु पर आधारित न होकर उन विशेष स्थलों पर आधारित होती है जहां वह पाए जाते हैं। कोई शीत या स्थिर जलराशि को सूर्य के प्रकाश के आधार पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ये क्षेत्र हैं वेलांचली या तटीय क्षेत्र, लिटोरल, सरोवरी, लिम्फटिक और गहरा जलीय, प्रोफंडल क्षेत्र। इनमें से प्रत्येक की भौतिक रासायनिक विशेषताएं और इनमें पाए जाने वाले प्राणियों की विशिष्टता अलग-अलग है। तटीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां सूर्य का प्रकाश तल तक पहुंचता है। इस क्षेत्र के प्रधान जलीय जीव मुक्त रूप से तैरते हुए पौधे, गहरी जड़ों वाले पौधे, बहुत से जलीय कीट, घोंघे, उभयचर, एम्फिबियंस, मछलियां, कछुए और जल पक्षी हैं। खुले हुए जल का क्षेत्र सरोवरी क्षेत्र कहलाता है। ये जल का वह क्षेत्र या वह गहराई है जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है। इस क्षेत्र में पादप प्लवकों, फाइटोप्लैंक्टन के साथ शैवालों की किस्में, विभिन्न प्रकार के प्राणी प्लवकों, 200 प्लैंक्टन की जातियां और मछलियां बहुतायत में पाई जाती हैं। सरोवरी क्षेत्र के नीचे पाया जाने वाला क्षेत्र गहरा या गहन जलीय क्षेत्र कहलाता है। ये अपेक्षाकृत ठंडा और अंधेरा है, जिसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। मछलियां, जो इन कठोर परिस्थितियों के प्रतिबल को झेलने में सक्षम हैं, इस क्षेत्र की प्रमुख निवासी हैं। झील के तल में जीवाणु, कवक, दधिर कृमि, ब्लड वॉर्म्स और अन्य अपघटक है जो मृत पौधे और ऐसे जैविक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं जिनमें जंतु और उनके उपापचयी अपशिष्ट सम्मिलित हैं। वर्षण जो मिट्टी से वाष्पित नहीं होता या उसमें प्रविष्ट नहीं होता, वह मृदा की सतह पर रुककर अपवाह का कारण बनता है और पर्वतों से नीचे सरिताओं और नदियों के रूप में बहकर समुद्र से मिल जाता है। नदियों का अधोगामी प्रवाह 3 चरणों में संपन्न होता है। प्रथम चरण वह है जब सरिता का ठंडा और स्वच्छ जल तीव्र ढालों पर, जहां जल में अधिक ऑक्सीजन घुली होती है, नीचे की ओर तेजी से उतरता है। बहुत से जीव जो निम्न तापक्रमों के लिए अनुकूलित हैं और जिनको जल में घुली ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है,
यहाँ पाए जाते हैं। द्वितीय चरण वह है जब नदी हल्के ढाल पर चौड़ी घाटी में प्रवाहित होती है। यहाँ जल का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठंडे और गर्म जल की बहुत सी मछलियाँ ऐसे ही क्षेत्र में पाई जाती हैं, क्योंकि इन्हें अपेक्षाकृत कुछ कम घुली हुई ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तीसरा चरण वह है जहाँ नदी समुद्र में मिलती है। इस स्थान पर नदी कई छोटे जल मार्गों में विभिन्न होकर डेल्टा की रचना करती है। नदियाँ और नाले जो अलवण जल के प्रवाहित जलाशय हैं, झीलों तथा तालों से तीन तरह से भिन्न हैं। 1. इनमें जल धारा प्रमुख नियंत्रण रखने वाली और सीमाकारी कारक हैं। 2. स्थलजल के बीच विनिमय प्रवाहित जल तंत्र के छोटे आकार और कम गहराई के कारण अधिक होता है। 3. यदि नदियों में प्रदूषण अधिक न हो तो उनका जल ऑक्सीजन से परिपूर्ण होता है। सरिताओं और नदियों में निवास करने वाले जीव किसी न किसी सतह से संबद्ध होते हैं और स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जीव असाधारण रूप से शक्तिशाली तैराक होते हैं। अलवण जल का उपयोग आहार के प्रमुख स्रोत के रूप में, मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए, अपशिष्टों को ठिकाने लगाने के लिए और जलमार्ग का उपयोग परिवहन के लिए होता है। इन गतिविधियों द्वारा हम किसी भी अलवण जलीय पारिस्थितिक तंत्र और उसके समुदायों पर विशेष प्रभाव डालते हैं। 3 मार्च 2002 समुद्री जीवों में विश्व के महासागर और उससे संबद्ध क्षेत्र जैसे तटरेखा, द्वीप भित्ति और ज्वारंधमुख सम्मिलित है। समुद्री जल में नमक 3.5% तक पाया जाता है, जिसमें अधिकतर सोडियम क्लोराइड होता है। इस जल के सारे निवासी इन लवणीय परिस्थितियों के लिए पूर्णतः अनुकूलित होते हैं। धरती पर वास करने के कारण हम अक्सर पृथ्वी को अधिकतर स्थल ही समझते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे ग्रह की सतह का 71% महासागरों से घिरा हुआ है। इसलिए कभी-कभी हमारे ग्रह को वाटर प्लैनेट या जल का ग्रह भी कहते हैं। महासागर पृथ्वी पर जलवायु के निर्धारण और जीवन के संपोषण में महासागर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर जलधाराओं और वाष्पन द्वारा सौर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और दूसरे खनिजों का विशाल भंडार है और प्रतिवेशी तापक्रम को नियमित करने के लिए वायुमंडलीय संघटन को बनाए रखता है। वह विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के स्रोत भी हैं। विश्व के सारे महासागर और समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं और पृथ्वी पर एक विश्व महासागर की रचना करते हैं। महासागर की औसत गहराई लगभग 3.7 किलोमीटर है, किंतु पृथ्वी के कुछ भागों में ये गहराई 11.5 किलोमीटर तक जा पहुंचती है। इसकी तुलना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से कीजिए, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। चित्र 13 जलीय पर्यावरण का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अनुक्षेत्र वर्गीकरण का आरेलीय निरूपण है। अधिकांश समुद्री जीवन महासागरों, समुद्रों के उथले क्षेत्रों, महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्व्स, प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ्स और महासागरीय द्वीपों के किनारे पाया जाता है। अधिक गहराइयों में अंधकार, अधिक निम्न तापक्रम और दबाव के कारण बहुत सीमित जीवन पाया जाता है। अत्यधिक गहराइयों में मुख्य रूप से वह अपमार्जक और परभक्षी जीव पाए जाते हैं, जो समुद्र सतह से अपरद वर्षा और मृत जैविक पदार्थों को भोजन बनाकर ही जीवित रहते हैं। वह खाद्य पदार्थ जो महासागरों के बड़े और विविध समुदायों का पोषण करता है, पादप प्लवकों द्वारा महासागरों के ऐसे खुले जल के ऊपरी क्षेत्र में तैयार किया जाता है जहां सूर्य के प्रकाश की पहुंच संभव होती है। ऐसा क्षेत्र जहां उजाला हो, स्वच्छ समुद्री क्षेत्रों में 200 मीटर की औसत गहराई तक पाया जाता है। प्राकृतिक समुद्री वास प्रदूषण और संसाधन उपयोग के कारण विनाश का सामना कर रहे हैं। तटरेखा और खुले समुद्र मानवीय गतिविधियों से पीड़ित हैं, जैसे मछुआही, मनोरंजन संबंधी कार्यों, भूसंपत्ति विकास, कूड़े कचरे और गंदे जल का निपटारा, तेल का बहाव,
रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निपटारा और समुद्री जल में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का शोषण आदि। तटरेखाएं। महासागरीय द्वीप और भित्तियां महासागरीय तटरेखाओं में शैलतट और रेतीले तट सम्मिलित हैं, जो विशेष रूप से विविध जैव प्रकारों में घनी हैं। शैलतट विविध प्रकार के ऐसे जीवों का पोषण करते हैं जो किसी ठोस आधार से लगकर बढ़ते हैं। रेतीली तट रेखाएं उन जीवों को शरण प्रदान करती हैं जो रेतीले आधार के बिलों में रह सकते हैं। रेतीले समुद्री किनारे हमारे संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सर्वोत्तम पर्यटक सैरगाह और निवास स्थल उनके किनारे ही बनाए गए हैं। चित्र 13। महासागर में अनुक्षेत्र वर्गीकरण। महासागरीय द्वीप रोचक एवं किसी सीमा तक विशेष प्रकार के जीवों हैं जो महाद्वीपों से टूटकर अलग हुए हैं। ऐसे द्वीपों के वनस्पति तथा जीव समूह अपने महाद्वीपीय मूल के वनस्पति तथा जीव समूहों के समान है। ज्वालामुखी और प्रवाल द्वीपों में संयोगी उपनिवेशन दिखाई देता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। प्रवाल भित्तियां स्वच्छ कोष्ण उष्णकटिबंधीय समुद्रों में बनती हैं और इनका विकास विशेष रूप से दक्षिणी प्रशांत में बहुत अच्छा हुआ है। इनकी रचना छोटे छोटे निवह प्राणियों की कई पीढ़ियों के कैल्शियमी कंकालों के संचयन द्वारा होती है। इन छोटे निवह प्राणियों को प्रवाल या मूंगा कॉरल कहते हैं। ये प्रवाल भित्तियां सामान्य रूप से उथले शेल्फ या तटों के समीप विकसित होती हैं और उनकी गहराई उस सीमा तक होती है जहां तक सूर्य की किरणें जल में विसरित हो सकती हैं। जाति विविधता स्पीशीज डाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से प्रवाल भित्तियों की तुलना उष्णकटिबंधीय वन्य समुदायों से की जा सकती है। यहाँ विभिन्न चमकीले रंगों वाले अनगिनत रोचक प्राणी समूह पाए जाते हैं। आर्द्र स्थलों और ज्वारंधमुख। आर्द्र स्थल वेटलैंड्स और ज्वारमुखंद एस्टुअरीज सांक्रांतिक जीवों है। वह स्थल जो वर्ष के किसी न किसी भाग में या स्थायी रूप से मीठे पानी या नमकीन पानी से ढका रहता है, आर्द्र स्थल कहलाता है। दलदल, अनूप, स्वॉम्प और कच्छ मार्शेस अलवण जल से भरे होते हैं और अंतःस्थलीय रूप में पाए जाते हैं। इन्हें अंतःस्थलीय आर्द्र स्थल इनलैंड वेटलैंड्स कहते हैं और वे एक जो समुद्री तटों पर पाए जाते हैं और समुद्री जल से भरे होते हैं तटीय आर्द्र स्थल कोस्टल वेटलैंड्स कहे जाते हैं। आर्द्र स्थलों में विविध प्रकार की मछलियां और वन्य जीव पाए जाते हैं और ये जल पक्षियों तथा तट पक्षियों के प्रमुख प्रजनन केंद्र, घोंसला बनाने और बसेरा करने तथा प्रवसन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इनका महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये उस क्षेत्र से होकर जाने वाले जल को रोककर और निस्पंदित करके बाढ़ की संभावना को कम करते हैं। परिणामस्वरूप अवसाद जमा होते हैं और आयस्थल में रासायनिक अन्योन्यक्रियाएं जल में उपस्थित पदार्थों को विष रहित करके निष्क्रिय कर देती हैं। धरातल में जल का मंद गति से निस्पंदन भूमिगत जल के भंडार में जल की आपूर्ति बनाए रखने में सहयोग भी देता है। ज्वारंधमुख अलवणीय और समुद्री जल की मिश्रित जल राशियां हैं जो नदी और समुद्र के संगम पर बन जाती है। ज्वारमदमुख में प्रायः ऐसे अवसादों का बाहुल्य होता है जिनसे पंख मैदानों मड फ्लैट्स की रचना होती है। ज्वारंधमुख बहुत उत्पादी क्षेत्र है जिनमें जातियों की विविधता बहुत अधिक होती है। वे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मछलियों और मोलस्कों सहित महासागरीय मछलियों का संवर्धन स्थान है। ज्वारंधमुख आंतरिक भागों में बढ़कर तटीय आर्द्र स्थलों की रचना करते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में तटीय आइस्थल प्रायः साड़ियों, खारे कच्छ और लेंगून का मिश्रण होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मैंग्रोव स्वॉर्म्स पाए जाते हैं जिनमें मैंग्रोव वृक्षों और मैंग्रोव वनों का बाहुल्य पाया जाता है। ये सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के सारे जल में उगते हैं। 3-4 भारत के जीवों। रॉजर्स और पैवार
1988 के अनुसार भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों, चित्र 14 देखिए, में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र के जैव भौगोलिक मंडल, जैविक प्रदेश और जीवोम प्रकार तालिका 1 में प्रस्तुत हैं। इन जीवोमों की कुछ और सविस्तार चर्चा तालिका के पश्चात की गई है। चित्र 14, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। तालिका 1, भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण, रॉजर्स और पवार 1988। जैव भौगोलिक क्षेत्र। ए, पैलिआर्कटिक। जैव प्रदेश। जीवोम। 1, पार हिमालय, तिब्बती का लद्दाख, टुंड्रा, घाटी, झीलें और कच्छ। 2, हिमालय, ख, उत्तर पश्चिमी हिमालय, सारा एल्पाइन क्षेत्र। ग, पश्चिमी हिमालय, घ, मध्य हिमालय, च, पूर्वी हिमालय, शीतोष्ण शंकुवृक्ष, शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वन, वाले, उपोष्ण वन। बी, पैलियोट्रॉपिकल अफ्रीकन। 3, मरुस्थल, क, कच्छ, सॉल्ट फ्लैट्स, ख, थार। 4, अर्धशुष्क, क, पंजाब। सी, पैलियोट्रॉपिकल इंडोमालायन, गुल्म भूमि साल्ट फ्लैट्स मरुस्थली घासस्थल, गुल्म भूमि, गुल्म भूमि, भाबर वन आइस्थल। ख, गुजरात रजवाड़ा, शुष्क पर्णपाती वन, पहाड़ी वन, कंटक वन, गुल्म भूमि, आर्द्रस्थल। 5, पश्चिमी घाट। 6, दक्षिणी प्रायद्वीप। 7, गंगा का मैदान, क, मालाबार तट, ख, पश्चिमी घाट, क, दक्षिणी पठार, दक्षिण। 1, तमिलनाडु के मैदान। 2, पूर्वी घाट, दक्षिण। 3, कर्नाटक, ख, मध्य पठार, उत्तर। 1, महाराष्ट्र। 2, तेलंगाना, ग, पूर्वी पठार। 1, पूर्वी घाट। 2, छत्तीसगढ़ एवं दंडकारणी, घ, छोटा नागपुर। 1, छोटा नागपुर पठार। 2, गढ़जाट पहाड़ियाँ, च, मध्यवर्ती उच्च भूमि। 1, सतपुड़ा मैकाल। 2, विंध्या बाघेलखंड, क, ऊपरी गंगा का मैदान, सदाबहार वन आई पर्णपाती वन आइस्थत, सदाबहार वन, पर्वत, आर्द्र पर्णपाती वन, पर्वतीय वन बटा घासस्थल आर्द्रस्थल, शुष्क पर्णपाती वन कंटक वन आइस्थल, उपोष्ण वन, शुष्क पर्णपाती वन आर्द्र पर्णपाती वन आर्द्रस्थल, उपोष्ण वन आर्द्र पर्णपाती वन, तटवर्ती मैदानी आर्द्रस्थल, शुष्क पर्णपाती वन आई पर्णपाती वन पठारी आइस्थल, उपोष्ण वन शुष्क पर्णपाती वन आर्द्र पर्णपाती वन आइस्थल, शिवालिक भाबर तराई, जलोढ़ मैदान आर्द्रस्थल नदियाँ। ख, निचला गंगा का मैदान। 8, उत्तरी पूर्वी भारत, क, ब्रह्मपुत्र घाटी, भाबर तराई जलोढ़ मैदान आइस्थल नदियाँ, भावरतराई। 9, तट, ख, असम पर्वत, क, पश्चिमी तट। ख, पूर्वी तट। 10, द्वीप, क, अंडमान द्वीप, स, निकोबार द्वीप, जलोढ़ मैदान पासस्थल, जलोढ़ मैदान वनस्थली, सदाबहार वन आई पर्णपाती वन आर्द्र स्थल नदी, सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन उपोष्ण वन, शीतोष्ण वन, आर्द्रस्थल, गरान, मैंग्रोव, खारी झील, लैगून पंख मैदान, रेतीला चट्टानी बेलांचल,
सदाबहार वन आई पर्णपाती वन तटीय आवास। सदाबहार वन आई पर्णपाती वन तटीय आवास। ग लक्षद्वीप। गुल्म भूमि। तटीय आवास। 1 टुंड्रा ये जीवोम लद्दाख क्षेत्र तक सीमित है, किंतु सिक्किम और भूटान के कुछ क्षेत्रों में भी इसका विस्तार मिलता है। उत्तर पश्चिमी हिमालय, मध्यवर्ती और पूर्वी हिमालय के कुछ भागों और अधिक ऊंचाइयों पर उच्च पर्वतीय या अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति के रूप में कम ऊंची झाड़ियों और घास भरी चरागाहें पाई जाती हैं, जिनमें विशेष प्रकार के टुंड्रा क्षेत्र के जंतु समूह पाए जाते हैं। 2 शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन ये जीवोम हिमालय नीलगिरी पर्वती की 1600 मीटर ऊंचाई तक सीमित है। शंकुवृक्षी वन 20 से 25 मीटर ऊंचे होते हैं। देवदार और बलूत के वन इस जीवोम की चरम वनस्पति है। 3 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन ये जीवोम उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा बहुत अधिक 250 सेमी प्रति वर्ष से अधिक होती है। पश्चिमी घाट, असम, पश्चिमी बंगाल और अंडमान द्वीप के कुछ भागों में ये जीवोम विस्तृत दिखाई देते हैं। इन जीवोमों में जातियों की बड़ी विविधता है। विभिन्न ऊंचाइयों के वृक्षों, शाड़ियों, जड़ी बूटियों, अधिपादपों, कठलताओं आदि के कई स्तर हैं। घनी सदाबहार वनस्पति अभेद्य हो जाती है। डिप्टेरोकार्पस, डिप्टेरोकार्पस, होपिया, होपिया, आर्टोकार्पस, आर्टोकार्पस जैसी जंगली सदाबहार जातियों के अतिरिक्त फलों के वृक्ष जैसे आम, मैंजिफेरा, आंवला, एम्ब्लिका आदि तथा बहुत सी लताओं की जातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। 4 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। वनों के वृक्षों का वितानावरण घना और छतरीनुमा होता है। सुप्रसिद्ध साल और सागौन, टीक के वन इस जीवोम के अच्छे उदाहरण हैं। कर्नाटक के चंदन के वन इसी श्रेणी में आते हैं। ख उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन्य जीवों उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और उड़ीसा तक सीमित है। इस प्रकार के वनों में औसत ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनका छतरीनुमा वितानावरण कम घना है। कांटेदार झाड़ियों, घासों और बांसों के साथ ही इमली, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, कीदर, अकेसिया, आंवला, एम्ब्लिका वृक्षों में सालू, शोरिया और चिरौंजी, बुचबाबुआ के वृक्ष भी मिश्रित रूप से मिलते हैं, जो इस जीवोम की विशेषता है। इन दोनों जीवोमों के जंतु समूह सामान्य और मिलते जुलते हैं, जैसा कि इससे पहले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में वर्णन किया जा चुका है। 5 सवाना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों के समरूप भारत में कोई वास्तविक सवाना जीवोम नहीं है, किंतु मिश्रा 1983 ने भारत के संपूर्ण घासस्थलों को सवाना ही माना है। सवाना में घासस्थली वनस्पति पाई जाती है, जिसमें वृक्ष और झाड़ियां बिखरी हुई मिलती हैं। यहाँ उपोष्ण घासस्थल भी हैं, जिनमें एकेशिया, कीकर, मिमोसा, जिजीफस, फोनिक्स और कैलोट्रापिस जातियां भी मिली-जुली हैं। 6 घासस्थल भारतीय घासस्थल अमेरिका और कनाडा के वास्तविक घासस्थलों जैसे नहीं हैं। इनमें वृक्षों और झाड़ियों की मिश्रित पैदावार मिलती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सवाना का नाम दिया है। प्रमुख जातियों के आधार पर घासस्थलों की 8 किस्में हैं। यह जीवोम देश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तक और पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक विस्तृत है। 7 मरुस्थल, यह जीवोम राजस्थान, पंजाब, कच्छ और गुजरात के भागों में विस्तृत है। इसमें गर्म और शुष्क ग्रीष्म ऋतु और ठंडी शीत ऋतु जैसी मरुस्थल की विशिष्ट जलवायु पाई जाती है। वर्षा 30 और 70 सेमी
के मध्य और कुछ क्षेत्रों में मात्र 10 से 15 सेमी के मध्य ही होती है। बबूल या कीकर, अकेसिया अराबिका प्रमुख झाड़ी है। हाल ही में कुछ नई जातियां मरुस्थल में उगाई जाने लगी हैं, जैसे एकेशिया जातियां, पार्किंसोनिया सैकैसुर मुंजा तामारिक्स प्रोसोपिस आदि। भारत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों वाला विशाल देश है, अतः इसमें विभिन्न जीवों भी पाए जाते हैं। ये मृदा, जलवायु, जंतु और वनस्पति की विविधताओं से भरपूर अनोखा देश है। इस देश की सांस्कृतिक और जन्निक विविधता विदेशी पर्यटकों यात्रियों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। 3.5 सारांश। जीवों जलवायु की दृष्टि से ऐसे विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की वनस्पतियों और जंतुओं की जातियां पाई जाती हैं। मोटे तौर पर विश्व के जीवों को 2 स्पष्ट भागों, स्थलीय और जलीय, में बांटा जा सकता है। विश्व में 10 प्रमुख स्थलीय जीवों हैं, जिनके नाम उनमें पाई जाने वाली प्रधान वनस्पतियों के अनुसार होते हैं। अति उत्तर का अत्यंत ठंडा स्थलीय जीवों टुंड्रा है, जिसमें कम ऊंचे शीत प्रतिरोधी पौधों की जातियों की प्रधानता है। इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत पौधों की जातियां कम हैं, परंतु उनकी संख्या बहुत है। टैगा ऐसा जीवों है जिसमें शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता है और ये क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों पर परिध्रुवी कटिबंध के रूप में पाया जाता है। शीतोष्ण पर्णपाती वन एक ऐसा जीवों है जहां चौड़े पत्तों वाले वृक्ष, जिनके पत्ते शीत ऋतु में गिर जाते हैं, प्रधान रूप से पाए जाते हैं। इन जीवों में ग्रीष्म ऋतु गर्म और नम होती है। शीतोष्ण गुल्मस्थल तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां शीतकालीन वर्षा और ग्रीष्मकालीन सूखा सुस्पष्ट रूप से अनुभव किए जाते हैं, और इन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित सदाबहार वृक्षों की प्रधानता है। मरुस्थलों से अधिक किंतु वनों के लिए अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र घासस्थल कहलाते हैं। ये अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के शुष्क आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। मरुस्थलों में दिन गर्म, रातें ठंडी और वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति और प्राणियों की जातियाँ यहाँ की परिस्थितियों से पूर्णतः अनुकूलित हैं। उष्णकटिबंधी क्षेत्रों के घासस्थलों को सवाना कहते हैं, जहाँ कहीं-कहीं पर पेड़ों की झुरमुट होती है। उष्णकटिबंधी क्षेत्र जिसमें अत्यधिक पौधों और प्राणियों की जातियाँ पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। इनमें उच्च तापमान और वर्षा के कारण पौधे वर्ष भर उगते रहते हैं। उन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जहां वर्षा बहुत अधिक किंतु विशेष मौसम में होती है, मानसूनी वन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। विश्व के जलीय जीवों को जल की लवणता के अनुसार अल्वणीय और समुद्री जीवों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्वण जलीय जीवों नदियों, सरिता और झीलों आदि के क्षेत्र हैं, और यहाँ के जीव तथा पौधे पूर्ण रूप से इन परिस्थितियों से अनुकूलित हैं। समुद्री जीवों में महासागर, तटीय क्षेत्र और द्वीप सम्मिलित है। जंतु और पौधों का वितरण प्रकाश और पोषकों की प्राप्यता के अनुसार सीमित है। प्रवाल भित्तियां, ज्वारंधमुख और आर्द्र स्थल विशिष्ट समुद्री जीवों हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु, मृदा प्रकारों और फलस्वरूप वनस्पति में बहुत विविधता पाई जाती है। यही कारण है कि विश्व के सारे जीवों का प्रतिनिधित्व यहाँ मिलता है। धन्यवाद।